हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष पेश हुआ हूँ। तो जो हमने लास्ट वीडियो थी उसमें जो है हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक जाना था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संघीय कार्यपालिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघीय कार्यपालिका। तो इसके बारे में जो हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और मैं आपको जो विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जो हमारी भारत की जो संघीय जो एक कार्यपालिका जो है, ये कार्यपालिका जो है ये जो भारत की जो है ये किस पे, राष्ट्रपति पे निहित है। जो है राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। इसमें जो ज्यादा शासन जो होता है राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में, ये जो अनुच्छेद 53 में है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 53 में दिया गया है। ठीक है। भारत में संघीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। जो भारत है इसमें जो है संघीय कार्यपालिका को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी हैं। क्योंकि इसमें संघीय कार्यपालिका में जो बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के उत्तरदायी हैं। ठीक है। जो है एक जो नाम मात्र की कार्यपालिका में होता है। ठीक है। तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। बोलने का मतलब जो है आपको पता ही है राष्ट्रपति का क्या काम होता है। ठीक है। और उसके उनके पास कौन कौन सी शक्तियां बंटित है। ठीक है। जो ये कार्य करने चलाना जो है ये प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री ने के अनुसार जो भी है उनके मंत्रिमंडल बना होता है। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है ये कार्यपालिका में ज्यादा वास्तविक कार्य किए जाते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की जो है अनुच्छेद जो है ये 52 में दिया गया है। इसका जो विवरण है राष्ट्रपति का जो विवरण दिया हुआ है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का संवैधानिक जो हमारा प्रधान है, जो पहला नागरिक है प्रधान। ठीक है। और इसको जो भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि देश का पहला नागरिक कौन सा होता है, तो आपने याद रखना है कि राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति जो है देश का पहला नागरिक होता है। तो मैं आपको बात बताऊंगा कि राष्ट्रपति की योग्यता। बोलने का मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो है उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको संविधान के अनुच्छेद संविधान तैयार किया गया है उसके अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होता है। बोलने का मतलब राष्ट्रपति बनने योग्य तभी होता है। सबसे पहले जो भारत का क्या होना चाहिए, एक नागरिक होना चाहिए। और वो जो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष का हो चुका हो। जो 35 वर्ष का हो चुका हो। और तीसरा लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। जब हमारे जो लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं उनकी जो है एजुकेशन क्या है, उसी आधार पे जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी उसकी जो है एजुकेशन वैसी होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट हमारा चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। बोलने का मतलब कि अगर वो चुनाव लड़ता, जो चुनाव जीता हो या किसी राज्यसभा का या कहीं का चाहे वो हो या तो उसमें कोई पैसे का या किसी चीज का लालच नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ कमाना है। ठीक है। वो एक ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। और अब बात करूंगा मैं, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। बोलने का मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, ठीक है, अगर इस टाइम जैसे हमारे राष्ट्रपति जो है हमारी वो एक ट्राइबल एरिया से हम, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। तो उस संघ या तो किसी संघ से जुड़े संघ का हो या किसी राज्य का मंत्रिपरिषद हो या तो किसी राज्य का कोई जैसे स्टेट में कोई उसको मंत्री पद का होता दिया गया हो का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो बोलने का मतलब कई बार हम जो राष्ट्रपति के चुनाव कर रहे होते हैं, अगर हम नॉमिनेट कर लेते हैं किसी राज्य से, ठीक है, तो अगर वो मंत्री पद, तो आपको उसमें ये संविधान में पारित किया गया है कि उसको जो है पर उसको जो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है। कि इसने अपने लाभ के लिए, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करूंगा मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। ठीक है। राष्ट्रपति का जब चुनाव किया जाता है तो उसके लिए उनके निर्वाचन की कौन कैसे सदस्यों को निर्वाचन के लिए रखा होता है। ठीक है। तो इसका प्रावधान जो हमारे अनुच्छेद 54 में दिया गया है। ठीक है। इसमें बताया कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
ठीक है। इसमें जो होते हैं राज्यों और इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इसमें नवीन व्यवस्था, इसमें जो एक नई नवीन नवीन में नई नई व्यवस्था भी की हुई है। ठीक है। तो इसके अनुसार जो पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य की ओर, निर्वाचित सदस्य जो हैं इनको भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, कि निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था आपको। अब बात है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। जो हमारे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो चयन उम्मीदवार जो होगा के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य जो है हमारे प्रस्तावक नियम से तथा 50 सदस्य जो है अनुमोदक होंगे। ठीक है। तो ये जो है रूल पारित हुए थे कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के। ठीक है, राष्ट्रपति के। ठीक है। और एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे, यानी कि एक ही व्यक्ति जो है बार बार भी राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो उसका कार्यपालिका या कार्य उसी तरह के होंगे तो। ठीक है, बार बार भी निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एक संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और इसका जो विवरण जो दिया है अनुच्छेद 55 में दिया गया है। ठीक है। अगला बात बताता हूँ राष्ट्रपति की मैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा, जो अगर राष्ट्रपति का कोई भी अगर जो है संबंधी कोई भी विवाद है, ठीक है, उनका निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जो उच्चतम न्यायालय जो हमारी उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। निर्वाचित अवैध घोषित होने पर, अगर जब उसके ऊपर जो कोई निर्वाचित अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। ठीक है। अगर उसके ऊपर जो कोई अगर विवादों के ऊपर जो कोई विवाद या उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है तो वो अवैध घोषित होने पर जो है उसके कार्यों को अवैध नहीं किया जाएगा। जो भी उसने कोई डिसीजन लिए हैं, कुछ लिया है, उसको अवैध नहीं किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति जब भी जो है शपथ लेता है तो उसके 5 वर्ष, जब तक उसके 5 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक जो है वो अपने पद को धारण करेगा। ठीक है। अपने पद की समाप्ति के बाद अगर उसका जैसे कि उसकी अगर पद जो उसका जो जितना टाइम पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद जब तक कोई नया पदाधिकारी उत्तराधिकारी यानी कि उत्तराधिकारी होता है कि उसके स्थान पर कोई, जैसे आपने पहले राजा महाराजाओं वाली स्टोरी होती, जब कोई राजा मर जाता था या कुछ हो जाता था तो उसका उत्तराधिकारी जो है उसका, तो इसमें वैसी व्यवस्था नहीं है। इसमें जो है निर्वाचित होकर जो है नया जो राष्ट्रपति आएगा, पर जब तक नया नहीं आएगा, वो शपथ नहीं ले लेता, तब तक जो है पुराना ही कार्य करेगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। ठीक, जो दिया गया है हमारे आर्टिकल 56 में दिया गया है। ठीक है। तो अब बात करेंगे हमारा पद अधिकार धारण, यानी कि पद धारण करने के बाद जो है राष्ट्रपति को जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनके द्वारा, था अगर वो नहीं होंगे तो उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के मुख्य शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगर भारत के न्यायाधीश नहीं होंगे तो जो हमारे जो है उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष जो उनको शपथ लेनी पड़ेगी, किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। और अब बात करूंगा मैं अनुच्छेद 77A में एक में क्या दिया गया है के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी। यानी कि जो कार्यपालिका कार्यवाही करेगी वो है जो राष्ट्रपति के नाम से ही करेगी। ठीक है, ये बोला गया। अब बात करूंगा अनुच्छेद 77(3) की। ठीक है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मैं आपको बताता हूं कि संघीय कार्यपालिका का कार्य कैसे सुचारू रूप से तैयार किया जाता है, जो प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया जाता है जो संविधान के द्वारा। ठीक है। तो कार्यपालिका की बात करूं तो इसमें पहले जो संसदीय सरकार की व्यवस्था की जाती है कि इसमें जो है सर दो तरह के हो गए, जो है संघ की कार्यपालिका होगी और एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका जो हमारी सेंट्रल वाली होगी और ये जो राज्य की ये जो हमारी स्टेट लेवल की होगी। ठीक है। तो संघीय इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें जो इसका निर्माण के लिए जो है
राष्ट्रपति होता है सबसे पहले, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा ये तैयार की जाती है, ठीक है। उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति भी इनकी सहायता करता है राष्ट्रपति के साथ साथ। उसके बाद जो है सुचारू रूप से कार्य जो कौन करता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ जो है प्रधानमंत्री जो है अपने साथ साथ जो है और मंत्रियों को भी मंत्रिपरिषद मंत्री बनाता है, तो उसके साथ साथ संघ की कार्यपालिका को सुचारू रूप से तैयार करता है। और एक उसके बाद होता है महान न्यायवादी, ठीक है। तो इस तरह जो हमारी संघीय कार्यपालिका थी, ठीक है। अब बात करूंगा राज्य की कार्यपालिका की, ठीक है, स्टेट लेवल की, ठीक है। तो स्टेट लेवल जो है राज्यपाल, इसमें जो मुख्य राज्य का मुख्य कौन जो होता है, किसके पास होती है निर्वाचित शक्तियां जो होती हैं, सबसे राज्यपाल के पास। राज्यपाल जो है किसके द्वारा, ये जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और कौन से, ये आर्टिकल 155 में है, ठीक है। अनुच्छेद 155 में है इसका भी जो पूरा विवरण दिया हुआ है। तो ये जो शक्तियाँ राष्ट्रपति की होंगी वैसी शक्तियाँ राज्यपाल की होगी स्टेट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसका कुछ ये जो महाभियोग वगैरह का होता है उसमें ये इसके ऊपर भी लग सकता है, उसका भी रूल रेगुलेशन वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा, उसके बाद जो है ये राज्यपाल को जो है उन कार्यों की अनुमति देता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है फिर अपना मंत्रिमंडल जो है स्थापित करता है, ठीक है। उसके बाद जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, उससे जो है महाधिवक्ता जो होता है वो इसमें जो है रूपरेखा इनके साथ जो तैयार करता है, ठीक है। जो एक संसदीय सरकार की व्यवस्था थी जो मैंने आपको बताई, ये इसका जो एक साइक्लिक चेन जो थी, ठीक है, ऐसे ऐसे कार्य की जो स्थिति है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसी के आधार पे जो है कार्यपालिका का निर्माण चलता है आगे का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के कितने को पहला राष्ट्रपति कौन था, दूसरा कौन था, और कल मैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।